अस्सलामुअलैकुम। नावल एक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल ये चाहते ये शिद्दतें की हिस्सा दोम जो है उसकी आज पहली किस्त है, जो कि तहरीर किया है सुमेरा शरीफ दूर ने। ताहिरा भाई साहब की पसंदीदगी से लाइलम थी। मैंने नफीसा आपा से बात की तो वो भी हैरान हुई। ताहिरा जैसी कम गो दब्बू सी लड़की को सईद अहमद जैसे शख्स वजाहत और खूबसूरती के शाहकार पसंद कर लेंगे, हैरत की बात ही तो थी। वो तलखी से हंसी तो जरिश को इनकी तलखी अजीब सी लगी। मामा ताई जान तो बहुत खूबसूरत हैं, उठने बैठने मिलने मिलाने हर तरह का सलीका है इनमें। फिर वो तो घरदारी में भी माहिर हैं। हो सकता है ताया जान को यही बात अट्रैक्ट की हो। हाँ हो सकता है, मगर सईद भाई को ताहिरा की सिर्फ ये अदा अच्छी लगी थी कि वो सिर्फ किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करती, सिर्फ अपनी ज़ात में गुम रहने वाली लड़की है। ऐसे लोग ऐसे लाइफ पार्टनर के साथ बड़े फेयर होते हैं, ये इनका नज़रिया था। अब की बार शाइस्ता के लहजे में तलखी के साथ तंज भी था। जरिश चुप हुई। ताहिरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। बारहा मेरा जी चाहा कि इसे हकीकत बताऊं। वो जो घर वालों की तरफ से नज़रअंदाज किए जाने के कॉम्प्लेक्स में मुब्तला है, इसका एहसास कमतरी ख़त्म हो जाए। इसे भी तो पता चले अपनी फैमिली से हटकर वो किसी और के लिए कितनी अहम है। मगर सईद भाई ने मुझे सख्ती से मना कर दिया। इनका मेरे साथ रवैया हमेशा से बड़े भाइयों वाला रहा था। शायद इस बेतकल्फ़ी की वजह से इन्होंने ना सिर्फ मुझसे अपने दिल की बात शेयर की थी, बल्कि मुझसे अक्सर व बेशतर ताहिरा से मुतल्लिक गुफ्तगू भी करते लगे थे। सईद भाई ने खाला जान और खालू जान से भी मेरे लिए इनकार कर दिया था। हमारे यहाँ अब्बा जी और अम्मा जी को दुख तो बहुत हुआ, मगर वो टाल गए कि रिश्ता होना या ना होना मुकद्दरों की बात है। तुम्हारे पापा इस रिश्ते वाली बात से बेखबर थे, क्योंकि रिश्ता वगैरह का सिलसिला सिर्फ बड़ों तक ही रहा था। बहुत कम लोगों को इल्म हुआ था। सो जिस तरह बात शुरू हुई थी वहीं ख़त्म हो गई। कैसरा आपा की हाँ पहली बेटी की आमद हुई थी। वो ताया जान के यहाँ आई हुई थी। शादी तो इन्होंने करवा ली थी, मगर मुझसे आपा से और सईद भाई से मुतल्लिक इनकी दूर तो नफरत जूं की तूं थी। एक ही घर में रहते हुए अगरचा पोर्शन अलहदा थे, आते जाते बारहा आमना सामना हो जाता था। वो कोई ना कोई ऐसी बात कर जाती कि मैं सुलगती रह जाती। ये इन ही दिनों की बात है। मैं और ताहिरा बैठी यूं ही इधर उधर की बातें कर रही थी जब वो जली हुई आई थी। इन्होंने ताहिरा के लिए अपने लिए चाय बनाने को कहा था। शादी के बाद भी इनका ताहिरा पर मुकम्मल कंट्रोल था। ताहिरा फौरन हुक्म की तामील में खड़ी हो गई थी। मैंने सुना है सईद अहमद का तुम्हारे लिए रिश्ता आया था। तंजिया लबो लहजे में भी वो सिर्फ देख कर रह गई। मैं सिर्फ देख कर रह गई। अम्मा जी ने यकीनन ताईजान से जिक्र किया होगा, वरना ये बात हमारे घर से निकलने वाली ना थी। तो फिर मुझे इनके तंज ने सख्त इश्तियाल दिलाया था। फिर इनकार क्यों हुआ? इसके लहजे के तजस्सुस पर मैं भी हंसती। जहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है वहाँ से इनकार की वजह भी मालूम कर लेती। वैसे भी अब ऐसी जासूसी का कोई फ़ायदा तो नहीं है। हाँ, पुराने ज़ख्म फूलने से फूलते हैं, आप भूलने से भूलते हैं। आप तो पुराने जख्मों को सेंध कर रखने वाली इंसान है। इस लम्हे मुझे इनकी क्रेज बहुत बुरी लगी थी। सो मेरी ज़ुबान भी तल्ख हो गई थी। तमीज़ से बात करो शाइस्ता। वो एकदम आपे से बाहर हो गई थी। फिर अगले ही पल खुद पर काबू पाते कहने लगी, खैर पुराने जख्म तो मैं वैसे ही नहीं भूलती। लगता है तुम्हें रिश्ते से इनकार ने बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। क्या सऊद अहमद ने साफ झंडी दिखा दी थी जो अब सईद को काबू करने में थी? मगर अफसोस वो तुम्हारी टाइप का बंदा ना था। इसकी इस कदर घटिया गुफ्तगू पर मेरा जब से बुरा हाल होने लगा था। बहतानबाजी तो आपकी पुरानी आदत है। ना सऊद अहमद से मुझे कोई दिलचस्पी है और ना ही सईद अहमद से। वो मेरे सगे खालाजाद हैं, आपा के भाई। मेरे लिए सदा एहतराम मोहतरम, यह आपके जहन का घटियापन है वो जो इस दर्जा करवाहट लिए हुए हैं। सईद भाई ने खुद आकर इस रिश्ते से इनकार किया है तो वजह मेरी ज़ात नहीं तायरा है। शायद आपको ये सब सुनकर शौक लगे कि सईद अहमद जिन्होंने आपकी खुली ऑफर को ठुकरा दिया था, वो आपकी तबी और फर्माबरदार डब्बू सी बहन पर दिलो जान से फरीफ्ता हो चुके हैं। तायरा के हुस्न से ही नहीं बल्कि इसकी कम गो तबीयत से भी इनकी मिजाज पर असर डाला है। इनके नज़दीक ऐसी लड़कियां बड़ी ईमानदार और शोहर से वफा निभाने वाली होती हैं, जो कि आप में कतई नहीं है। इस वक्त मुझे जाने क्या हुआ था, वो जो जी में आया कहकर चली गई। मकसद सिर्फ ईंट का जवाब पत्थर से देना था। मेरे इंकशाफात पर कैसरा कम ही रह गई थी और मैं इन्हें सब सुनाकर अपनी तरफ से इन्हें इंतहाई शिकस्त से दो चार करके वहाँ से आई थी। मगर ये मेरी ज़िंदगी की पहली सबसे बड़ी और संकीर्ण गलती थी जो
صرف ہماری ہی نہیں سعید بھائی کی زندگی میں بھی عمر بھر کا خسارہ لکھ لائی تھی۔ کیسرا آپا اپنی ذات کی ذلت و توہین برداشت نہ کر پائی تھی۔ طاہرہ کے متعلق ان انکشافات نے انہیں زخمی ناگن بنا دیا تھا۔ پھر میری اس تانے نے کہ ایسی لڑکیاں بڑی ایماندار اور شوہر سے وفا نبھانے والی ہوتی ہیں، جو کہ آپ میں قطعی نہیں ہے، انہیں انتقام پر لے آئی تھی۔ وہ سناتے سناتے رک گئیں، جیسے کہ وہ سوچنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ زرش نے انہیں بے چارگی سے دیکھا، ان کی آنکھوں میں گہرا ملال و اضطراب رقم تھا۔ ماما، پھر کیا ہوا تھا؟ خاموشی کا وقفہ گہرا ہوا تو زرش نے بے قراری سے ٹوکا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ کیسرا آپا نے اپنی گندی فطرت کا عین ثبوت دیا تھا۔ انہوں نے وہ گھٹیا پن دکھایا کہ آج بھی سوچتی ہوں تو دکھ ہوتا ہے۔ کاش اس لمحے میں اپنی زبان کو روک لیتی، کاش طاہرہ سے متعلق کوئی بات نہ کہتی، کم از کم طاہرہ تو پاک باز وفا نبھانے والی ہی رہتی۔ وہ کیسرا کی چال باز فطرت کو نہ سمجھ سکی اور میں سمجھ کے بھی کچھ نہ کر پائی۔ زرش نہ سمجھی سے انہیں دیکھے گی۔ کیسرا آپا کے ہاں بیٹی ہوئی تھی، تایا جان نے اسے اپنے ہاں وسیع پیمانے پر مہمانوں کو مدعو کر کے تقریب کا اہتمام کیا تھا۔ ہمارے علاوہ خالہ کی بھی فیملی مدعو تھی، تمہارے پاپا اور سعید بھائی بھی آئے ہوئے تھے، اور اس ساری تقریب میں ایک بات مجھے بری طرح محسوس ہو رہی تھی اور میں نظر انداز کرتی گئی، لیکن میرے شک کی تصدیق تب ہوئی جب تقریب کے اختتام پر کیسرا آپا کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آنے والی تھی۔ سنو شائستہ، میں رک گئی تھی۔ اس دن کی چپلش کے بعد ہماری گفتگو نہیں ہوئی تھی، مکمل لا تعلقی تھی۔ وہ نفرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ بڑا دعویٰ کیا تھا نا تم نے کہ طاہرہ جیسی لڑکیاں پاک باز، ایماندار اور وفا نبھانے والی ہوتی ہیں۔ آج میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں، میں پتہ پھینک چکی ہوں۔ تم اگر طاہرہ کو اس گرواہٹ سے بچا سکتی ہو تو بچا لو۔ طاہرہ میرے مکمل زیر اثر ہے۔ میں دیکھتی ہوں تمہاری دوستی کس حد تک اس سعید کی نظروں سے گرنے سے بچا سکتی ہے۔ آج سے کھیل شروع۔ وہ یوں گویا ہوئی جیسے اس کی سگی بہن کی نہیں، کسی تیسری غیر متعلقہ فرد کی بات ہے۔ میں تو دہل کر رہ گئی تھی اور پھر میں دیکھتی رہ گئی۔ ہر گزرتے دن نے مجھے یہ باور کروا دی کیسرا نے جو کھیل کھیلنا شروع کیا ہے اس کی گرفت پوری طرح مضبوط ہے۔ طاہرہ ان کی مکمل گرفت میں تھی۔ انہوں نے اسے جدھر لگایا وہ چل دی، انہوں نے اسے جو خواب دکھائے وہ دیکھتی چلی گئی اور گمسم پانی سر سے گزرتے تباہی کے انتظار میں کھڑی ہو گئی۔ آنسو دھیرے دھیرے ان کے ہاتھوں پر گر رہے تھے اور زرش کچھ نہ زرش کی سمجھ نہ آئی کہ کیا کرے، وہ خود الجھ گئی تھی۔ ماما، کیسرا خالہ نے تائی کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا؟ انہوں نے جو کیا سو کیا۔ مجھے تو طاہرہ کی عقل پر حیرت ہوتی ہے، اس نے اپنی کم عقلی کا ثبوت دیا کہ میرے لاکھ سمجھانے بجانے کے باوجود اپنے آپ کو کیسرا کے لیے تیار کیے گئے گڑھے میں گراتی چلی گئی۔ میں تو نہ ہی سعود احمد سے تذکرہ کرنے کے قابل رہی تھی اور نہ ہی سعید بھائی کو سمجھانے کے کہ طاہرہ اب ایماندار وفادار لڑکی، وفا کرنے والی لڑکی نہیں رہی۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح کانوں کی کچی اور آنکھوں کی اندھی ثابت ہوئی ہے۔ ان کے لہجے میں عجیب شکستگی در آئی تھی۔ جانتی ہو کیسرا نے کیا چال چلی تھی؟ انہوں نے زرش کو دیکھتے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ انہوں نے سعید بھائی کی نفرت میں طاہرہ کو تمہارے پاپا یعنی سعود احمد کی طرف راغب کر دیا تھا۔ جی؟ زرش کو لگا جیسے اس کے دل و دماغ پر بم پھوڑ دیے گئے ہوں، جیسے کمرے کی چھت ان پر آ گری ہو۔ ماما، ابھی زرش اس جملے سے سنبھلی بھی نہ تھی کہ ہادیہ کی پکار پر دونوں پلٹی تھی۔ ماما، پھپھو، ماموں اور باقی سب آئے ہیں۔ زرش کا دماغ ابھی تک سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس نے خالی نظروں سے ہادیہ آپا کو دیکھا۔ شائستہ ہادیہ کے بلاوے پر فوراً چہرہ صاف کرتے ہادیہ کے ساتھ ہی باہر نکل گئی تھی۔ تائی امی پاپا یعنی سعود احمد میں انوالو ہو گئی تھی۔ اس کے دماغ میں ہتھوڑے برس رہے تھے۔ زرش کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ بات نہ تھی۔ تائی سے متعلق ہر بات برداشت کر سکتی تھی، مگر اس کے کردار کا یہ کمزور پہلو بھی سامنے آ سکتا ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ فاروق چچا کی فیملی اور حمید صاحب کی فیملی دونوں شارق کی بارات کے ہمراہ آئی تھی۔ ایسے عالم میں جبکہ نواز سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلا گیا تھا، فاروق صاحب کو شارق کا اقتدام بہت مناسب، بروقت اور موقع محل کے مطابق درست لگ رہا تھا۔ بے شک شارق کو سب لوگ اس کی چند خامیوں کی بنا پر ناپسند کرتے تھے، مگر ایسی موقع پر انہیں شارق کا فیصلہ کسی ڈوبتے کو سہارا دینے کے مترادف لگ رہا تھا۔ جہاں وہ نواز کی طرف سے غمزدہ تھے تو شارق کی جانب سے خوش تھے۔ رضیہ چچی نے نویرہ کے لیے تیار کی گئی بڑی بھی چڑھانے کو کہا تھا، مگر شارق نے قطعی انکار کر دی۔ اس عنایت کی ضرورت نہیں، میں اپنی بیوی کو لے کر دینے کی اہلیت اور حیثیت رکھتا ہوں۔ آپ کا شکریہ۔ اتنا قطعی انداز رضیہ چچی کا دل زخمی کر گیا تھا، وہ لب بھینچ کر خاموش ہو گئی تھی۔ واجدہ بیگم اپنی ٹانگ کے
की वजह से घर पर ही रुकी थी। रिफत आपी, जुबैदा चची, रजिया चची पेश थी। बारात के साथ आने वालों की अच्छी खासी तादाद थी। ख़ानदान के मेहमान दोनों तरफ से ही मौजूद थे। इस कदर एमरजेंसी में होने वाली रुखसती में ना करते भी अच्छी खासी गैदरिंग हो गई थी। निकाह की कार्रवाई पहले सर अंजाम दी जा चुकी थी। तमाम कानूनी कवायद और ज़वाबित के तहत जिसकी कानूनी हैसियत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, मगर नबील और साजिद ने लोगों में बात फैल जाने के डर से दोबारा निकाह पढ़ाने की बात की थी। शारिक ने खामोशी से कंधे उचका दिए। नवेरा पहले ही कानूनी तौर पर इसकी बीवी थी। अब ये फॉर्मेलिटी महज दुनिया दिखावे ही तो थी, महज अपनी गिरती साख और इज्जत को बहाल करने का तरीका। निकाह नए सिरे से सर अंजाम दिया गया था। नबील साजिद का जब्त कई मौक़ों पर लड़खड़ा गया था। शारिक के मुतमईन और शादमान चेहरे को देख कर अंदर के मौसम में तेवर लिए थे। अगर अम्मा के वास्तव मिन्नतों का एहसास ना होता तो न जाने क्या कर डालते। हर कदम पर आंखें भर आई थीं। जब झलकने को बेताब था, अपनी इज्जत का पास था, वरना यही मार्का हो जाता। दोनों भाइयों को शारिक से नफरत महसूस हो रही थी, मगर हाथ बंधे हुए थे। खाने के बाद नबीला भाभी और जोहा भाभी ने दोनों को नवेरा को स्टेज पर ला बिठाया था। हसीन तो वो पहले ही थी, मगर ब्यूटिशियन की महारत ने इसके खदुखाल को एक नया रूप दिया था। शारिक जमान की निगाहें इस पर गोया जम कर रह गई थी। नवेरा एहसान का अरूसी हुस्न सिर्फ शारिक जमान के दिल पर ही बिजलियां बनकर कयामत बर्पा नहीं कर रहा था, बल्कि कदरे अंधेरे में बैठा रजा हमीद के वजूद पर भी बिजली बनकर गिरा था। रात तक नवेरा की शादी का दूर तक कोई इम्कान ना था, मगर सुबह ये नागहानी खबर सुनकर वो सख्ते में आ गया था। नवाज के बाद अगर नवेरा शारिक जमान की हो सकती थी तो इसकी क्यों नहीं? इस ख्याल ने इसके अंदर उधम मचा दिया था। अंदर की दुनिया बिखर कर रह गई थी। दिल चाह रहा था कि सब कुछ तहस नहस कर दे। वो तो यहाँ आने पर भी तैयार नहीं था। जुबैदा के वास्तों मिन्नतों से हारने पर वो बेबसी को आजमाने आ गया था, मगर अब जब जवाब दे गया था। नवेरा के जिगर करते सरापा ने इसकी बसारत ही छीन ली थी। वो यकटुक साकित जामद शारिक जमान के पहलू में बैठे वजूद को देख रहा था। आज मैं हार गया नवेरा अपने आप से। नवाज से तुम्हारी शादी हो जाती तो मैं कहता कि तुम मेरे इख्तियार से बाहर थी, मगर अब सारे कसूर अपने खाते में पड़े लग रहे हैं। मैंने कोशिश की, मगर मुकदमा जीत ना सका और तुम्हें खो दिया। शारिक जमान ने कोशिश की, मुकदमा जीत गया और नतीजतन तुम्हें हमेशा के लिए पा लिया। मैंने तुम्हें खो दिया, नवेरा खो दिया। वो गायब दिमागी से उठा था। तेज कदम उठाते हुए हजूम में बेकरान से बहुत दूर भाग जाना चाहता था। ऐसी जगह जहाँ कोई ना हो, जहाँ नवेरा का अक्स ना हो, दिल की बर्बादी का मातम ना हो। अंदर ये ख्वाहिश इतनी शदीद उठी कि वो खामोशी से वहाँ से निकलते अपनी बाइक स्टार्ट की करके हाल से बाहर निकल गया था। रुखसती के वक्त माहौल खुद बखुद ही सोगवार और अश्कबार हो गया था। नवाज का जख्म था या नवेरा की बेबसी, हर कोई रो रहा था। फारूक साहब ये हीरा हमेशा के लिए छिन जाने और बेटे की नाफरमानी का दुख रो देने को था। रजिया बेगम ना तमाम हसरतों का मातम मना रही थी। जुबैदा बेगम बेटे की ख्वाहिश के तशना रह जाने का दुख मना रही थी। हमीद साहब भतीजी पर टूटने वाली आफत के बाद मिलने वाली खुशी के आंसू बहा रहे थे। अम्मा, नबील, साजिद, नबीला, जोहा और साजिदा बाजी इस दुख को रो रहे थे जो किसी को भी नहीं पता था, मगर बहुत दिल दूसरों को रोते देखकर अश्कबार हो गए थे। शारिक जैसा भी है, अब तुम्हारा शोर है, तुम्हें इसने इतनी सोबतें झेल कर हासिल किया है तो तुम्हारी कदर भी करेगा। खुश रहना, अम्मा ने गले मिलते हुए इसे नसीहत की थी। नवेरा तो गुमसुम सी थी। दिल चाह रहा था सब की तरह वो भी धाड़े मार कर रोए, मगर लगता था अपने घर में ही अम्मा के सामने ही सारे आंसू बहाते खुद को पत्थर कर चुकी थी। अब रोने पर भी आंसू ना निकल रहे थे। इस वक्त बेबसी की कैफियत तारी थी। नवेरा अपनी इस कैफियत से खुद भी खौफजदा थी। अम्मा की नसीहत से इसे गाली बनकर लगी थी। वो लब भींच कर रोबोट की तरह इसी तरफ घसीटती चली गई जहाँ सब घसीट रहे थे। फुप्पो, मामू, वकार भाई के अलावा फुप्पो की बड़ी दोनों बेटियां जो महराज मामू, ताहिरा का बड़ा भाई के यहाँ ब्याही हुई थी। इन दोनों के मियाँ मुस्तफ़ा भाई और मुर्तज़ा भाई, सितारा और वकार भी आए हुए थे। आज जरिश कितने दिनों बाद अपने कमरे से बाहर निकली थी। पापा ने इसे देखा तो अपने पास बुलाकर प्यार किया। इसकी सेहत की तरफ से तशवीश का इजहार किया तो वो रो दी। वो तो मोहब्बतों में परवान चढ़ाया गया फूल था। नफरत के इस अलाव ने इसे मुरझा कर रख दिया था। वो इसे बहलाते रहे थे, समझाते रहे थे, इधर उधर की बेशुमार बातें करते रहे, मगर समान अहमद या ताहिरा बेगम के मुतालिक एक बात ना की थी। वो पहलू तय ही कर रहे थे। वो भी इस तकलीफ दा मौजू को सुनना भी
नहीं चाहती थी। फूफो की फैमिली अपने साथ मिठाई लेकर आई थी। ये बड़े बड़े मिठाई के टोकरे किस सिलसिले में थे वो पूछ कर थक गई थी, मगर जैसे हर कोई सस्पेंस पिलाने आराम से सब्र से बैठी रहो, कुछ देर में खुद पता चल जाएगा। इसने तीसरी बार जोया बाजी से पूछा तो इन्होंने सवाल का मुस्कुरा कर टाल दिया था। वो कंधे उचका कर रह गई थी। रात के खाने पे बहुत दिनों बाद वो सबके साथ खाना खा रही थी। पापा अम्मी तक परहेजी खानों पर थे, मगर शाइस्ता और मसूद दोनों को जरिश को गाये बगाए अच्छी तरह पेट भर कर खाने की हिदायत देते रहे। इनका वही पुराना मुशफ़क़ मोहब्बत भरा अंदाज। जरिश के अंदर खुदबुदी सी हो रही थी। खाने के बाद वो अपने कमरे में चली आई थी। बाहर अच्छा खासा माहौल था, मगर इन सब में इसे कुछ खास लोगों की बात बहुत कमी महसूस हो रही थी। कमरे में आकर आंखें ख्वामख्वाह भीगती चली गई। ताईजान ने जो बहुतान बांधा था, इसने तो इसके अंदर मुदाफ़त की सारी सलाहियतें छीन ली थी। रही सही कसर शाइस्ता की ज़ुबान से ताहिरा के किरदार का कमज़ोर पहलू सुनकर इसका दिल नफरत से भरने लगा था। कोई शख्सियत इस कदर दोहरेपन से भी दो चार हो सकती है, इसे यकीन नहीं आ रहा था। वो तन्हा बैठी गुजरे लम्हों पर मातम कनाती, आंखें एकदम नीर बहाने पर आमादा। जरिश न जाने वो कब तक इस अफसुर्दा मातम कना कैफियत लिए बैठी रहती। हादी आपा की आवाज़ पर इसने फौरन अपने रुखसार रगड़े थे। जी आपा। इसने सर उठाकर आपा को देखा था। सुर्ख मुतरन्नम आंखें गिरिया अफजारी की गवाह थी। हादिया के दिल को गोया किसी ने मुट्ठी में लेकर बहुत जोर से हौसला था। अक्लमंद वो है जरिश जो गुजरे लम्हों से सबक हासिल करे, ना कि वो जो गिरिया अफजारी पर कमर बस्ता हो जाए। जो हो गया इसे भूलने की कोशिश करो। इनके हाथ में मिठाई का डब्बा था। इन्होंने एक तरफ रखकर इसका हाथ थामा तो अपने आंसू जब्त करती जरिश फिर रोती थी। सब्र नहीं होता आपा, बहुत मुश्किल है। इतना बड़ा इल्ज़ाम में मर क्यों नहीं जाती? मैं तो बहुत अच्छा समझती ताईजान को, मगर वो तो। हादिया ने आहिस्तगी से इसे साथ लगा लिया। जरिश ने दिल खोल कर दिल का दर्द बहाया था। अब बस करो, मैं तो तुम्हें खुशखबरी सुनाने आई थी। हादिया आपा की पुकार पर वो सीधी हुई थी, आंखें साफ करने। खुशखबरी? वो भी हमारे घर में? इतना बड़ा सानिया गुजरने के बावजूद खुशखबरी की गुंजाइश है? हाँ, खुशखबरी और खुशी की गुंजाइश तो इंसान को आखिरी लम्हों तक रहती है। ये खुश उम्मीदी ही तो है जो मरते को भी खुशगुमान बनाए देती है। वजह खुशखबरी दरियाफ्त नहीं करोगी? इन्होंने माहौल बदलने को मुस्कुराकर इसकी थोड़ी थाम कर चेहरा ऊपर उठाते मुस्कुराकर लब कुशाई की थी। पता नहीं, आप ही बता दें। अभी बताती हूँ, पहले मिठाई खाओ। हैं, ये मिठाई किस सिलसिले में है? मिठाई पर नजर डालते हुए रसगुल्ला देखने लगी। इससे पहले कि रसगुल्ला का टुकड़ा उठाती हादिया के अल्फाज ने इसे साबित कर, हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। जरिश को लगा जैसे ये अल्फाज नहीं बम के टुकड़े हों। आपा वो कंग रह गई थी। इसने एकदम हाथ पीछे खींच लिया था। ये कैसा मजाक है? वो सख्त इश्तियाल में थी। मजाक नहीं, अटल हकीकत है। हादिया के लहजे में बला की मजबूती थी। जिस तरह ताईजान ने घटिया इल्जाम तराशी की थी और खानदान भर में वो खिचड़ी पकी है। इसके बाद ये बहुत ज़रूरी फैसला हो गया था कि तुम्हारी ज़ात से मुतालिक ताई के इल्ज़ामात को गलत साबित किया जाए। मामा का तहम्मुल था। इनके लहजे में जरिश सुन सी रह गई थी। बेशक वो हालात और वाक़यात का बहुत गहराई से तजिया करने की सलाहियत नहीं रखती थी, मगर इतनी कम फहम भी ना थी कि एकदम ये सब हो जाता। कौन है वो? इसे अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से होती महसूस हुई थी। साथ जी? अब की बार तो जरिश हिलने के काबिल ना रही थी। आपका मतलब है साथ भाई? वो बेयकीनी से देखे गई थी। हादिया ने इस बात में सर हिला दिया। ओ माय गॉड! इसने सर थाम लिया जैसे चकरा गई। ये कैसे मुमकिन है? नो नेवर! जबरदस्त एहतजाज हुआ था। क्यों मुमकिन नहीं है? क्या कमी है साथ में? माशाल्लाह स्पेशलिस्ट है, पाकिस्तान लौटने वाला है, मगर सिर्फ चंद मसरूफियात की वजह से रुका हुआ है। जैसे ही पाकिस्तान आएगा रोशन मुस्तकबिल इसका मुंतजिर होगा। फूफो ने इतनी मोहब्बत और चाहत से तुम्हें मांगा है। हाँ, अब्बू अम्मी को एतराज़ था, मगर ये जो हालात हैं इनकी रोशनी में अब्बू का फैसला बहुत अक्लमंदाना है। ताई में जो घटिया चाल चली है इसका नाकाम बनाने के लिए ये अजहद ज़रूरी था। इस तरह इन तमाम लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे जो तुम्हारे यजमान भाई के मुताल्लिक गलत किस्म की बातें कर रहे हैं। इस घटिया प्रोपगंडे का सिर्फ यही एक हल है। इन्होंने जरिश के ज़बरदस्त एहतजाज पर फौरन अगवारी से कहा था। वो लब भेज गई। फिर भी आप मामा पापा को मना कर दें। इसका अंदाज दो टोक था। क्यों? इन्होंने नाराज़गी से जरिश को देखा था। जरिश खामोशी। कहीं इसका इनकार की वजह समान अहमद तो नहीं? ये सवाल था कि ताजियाना। जरिश ने एकदम हादिया को देखा था। क्या कुछ ना था इसकी आंखों में? दुख, तसीफ, नाराज़गी, मलाल और सबसे बढ़कर खुद को ना समझने का दुख और एकदम बह जाने वाले आंसू। देखो, तुम्हारी इस इनकार से सबके ज़हनों में सबसे पहले यही बात आएगी कि ना तो तुम भी समान भाई को पसंद करती हो। हकीकत क्या है ये हम अच्छी तरह से बाखबर हैं, मगर दूसरा बंदा तो आज़ाद है ना, वो कुछ भी सोच सकता है। ये दिफाई हिकमत अमली इसीलिए नहीं
کہ اس غلط پروپگنڈے کا خاتمہ کیا جا سکے۔ خدا کی قسم آپا، سامان بھائی کے متعلق سب کچھ جاننے کے باوجود میرا دل ان کی طرف آمادہ نہیں ہوا۔ انہوں نے اتنی دفعہ مجھے قائل کرنے کی کوشش کی اور ہر دفعہ میں نے انکار کر دیا۔ مجھے تو تائی کی گندی ذہنیت کا اندازہ ہی نہیں تھا، وہ اس قدر گھٹیا پن پر اتر آئیں گی میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ سامان بھائی کی میں عزت کرتی ہوں، دل و جان سے ایک ساتھ بچپن گزارا ہے۔ انہوں نے جس طرح مجھ سے شفیق و مہربان رویہ رکھا، لازمی طور پر ان کی جانب رجحان ہو جانا تھا۔ پھر ہمارے درمیان اتنا ایج ڈفرینس ہے، میں ان کی شخصیت سے متاثر ہوں، مگر اس سارے عمل میں کہیں بھی میرا ذہن پر گندا نہیں ہے۔ میں نے تو صرف سامان بھائی ہی سمجھا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ رشتہ، یہ حوالہ مجھے یوں سنسار کروا دے گا۔ کم از کم آپ تو سنگباری کرنے والوں میں نہ شامل ہوں۔ روتے ہوئے اس نے اپنا دل کھول دیا تھا۔ ہادیہ کو اپنے سوال پر دکھ ہوا تھا۔ سوری، مگر تم بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ ماما پاپا نے خوشی سے ہاں نہیں کی۔ سامان بھائی سے متعلق ماما نے کیا کچھ نہ سوچا تھا، مگر اب خاندان بھر میں ہونے والے پروپگنڈے کا بھی کوئی حل نکالنا ہے، اور یہ رشتہ طے ہونا سب سے بڑا حل ہے۔ سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ تم دیکھنا تائی امی اور ان کی بہن صاحبہ کیسے منہ کی کھاتی ہیں۔ ہادیہ نے پیار سے اسے ساتھ لگا کر قائل کرنا چاہا تو وہ سختی سے آنکھیں بیچ گئی تھی۔ ہاتھ بے اختیار گلے میں موجود لاکٹ کو چھو گیا تھا۔ آپا، اگلے ہی پل وہ بری طرح سسکنے لگی تھی۔ لاکٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹا تو اسے لگا جیسے سب کچھ وہ کھو چکی ہے، حتیٰ کہ انکار کا حق بھی۔ اس کی گریہ افزاری میں بے بسی ہی بے بسی تھی۔ ہادیہ نے بہت محبت سے اس بکھری زرش کو سمیٹ لیا تھا۔ رفت باجی اور چند اور کزنز لڑکیاں اسے کمرے میں بٹھا گئی تھیں۔ چند لمحے بیٹھی گم سم کیفیت میں رہی، پھر ایک دم ذہن میں کسی خیال سے جھماکہ ہوا تو وہ تلخی سے ہنس کر بستر سے اتر گئی۔ تازہ سرخ پھولوں سے سجا کمرہ اسے کسی سیج سے کم کبٹ سے زیادہ مشابہ لگ رہا تھا۔ جس قسم کا سلوک شاری جوان نے اس کے ساتھ کیا تھا، وہ اس کا انتظار کرتی، مر کر بھی ایسی توقع کرنا عبث تھا۔ اسی کمرے میں اس ظالم و سفاک شخص کی شخصیت کا بت پاش ہوا تھا۔ اس نے نفرت انگیز نگاہ سجے سنورے کمرے پر ڈالی تھی۔ یہ کمرہ شارق زمان کے لیے آرزوؤں منگوں کا مرکز تو ہو سکتا تھا، مگر اس کے لیے جہنم سے کم نہ تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے روپ و سروپ پر نگاہ ڈالی تھی۔ آئینے میں دکھائی دینے والی شبیہ ایسی حسین مورت تھی کہ وہ نویرا نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ سختی سے ہنسی تھی۔ بیوٹیشین نے کتنا زور دیا تھا کہ وہ ایک بار ہی آئینے میں اپنا آپ دیکھ لے، مگر دل میں تو کوئی امنگ ہی نہ تھی۔ مر گیا تھا دل، گویا اب تو صرف نفرت و انتقام کے جذبات ہو۔ جس قدر شارق زمان نے اسے تڑپایا تھا، بے بس کیا تھا، وہ بھی اسے اسی قدر بے بس و مجبور کر دینا چاہتی تھی۔ اندر سے جوابی انتقام کی لہر بہت زور آور تھی۔ وہ تو سخت تحمل و برداشت کا مظاہرہ کرنے والی تھی، مگر اس وقت انتہائی طے سے اس نے سارا زیور نوچ ڈالا تھا۔ رفت باجی باتھ روم میں اس کا لباس لٹکا کر گئی تھی، زیور اسی طرح ڈریسنگ پر پکڑتے باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ وہ اس شخص کے سارے ارمانوں کو ملیا میٹ کرنے کا سوچے ہوئے تھی۔ وہ اس کی سب آرزوؤں کو چکنا چور کر دینا چاہتی تھی۔ اسے اپنی ماں اور بھائیوں کی بے بسی اور لاچاری رہ رہ کر تیش دلا رہی تھی۔ کیسے اپنی عزت کی خاطر وہ زہر کا پیالہ پینے پر مجبور ہوئے تھے، اپنی عزت کے ڈاکو کو سر آنکھوں پر بٹھانے پر مجبور ہوئے تھے۔ لباس بدل کر وہ کمرے میں آئی تو غصے سے عروسی لباس صوفے پر پٹک دیا تھا۔ یہ لباس اس نے اور نبیلہ بھابی نے بڑے ارمانوں سے خریدا تھا، مگر اب یہی لباس اسے کسی سانپ بچھو سے کم نہ لگ رہا تھا۔ بالوں میں 2-3 بل ڈال کر وہ الماری کی طرف چلی آئی تھی۔ اس کے تیور انتہائی جارحانہ تھے۔ ناقابل فہم الماری ان لاک تھی۔ 2-3 دروازے کھنگالتے ادھر ادھر ہاتھ مارتے اسے اپنی مطلوبہ چیز مل گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ میرے سرہانے بیٹھ کر شارق زمان ماتم کرنا، اتنی آسانی سے تو تمہیں کبھی ملنے والی نہیں ہوں۔ اپنی ماں کی خاطر بے بس و مجبور ہوئی ہوں، مگر دیکھنا تمہیں تمہارے رویوں کا احساس نہ دلایا تو میرا نام نویرا نہیں۔ جتنا میں تڑپی ہوں تم بھی اتنا ہی تڑپو گے۔ میں بدکردار نہیں تھی، تم سا بے حیا بدکردار میرا شریک حیات بنا۔ شیشی کھولتے اس نے بیڈ کی طرف دیکھا۔ رفت باجی اس کی بھوک کے احساس سے پھل، پانی اور دودھ کا گلاس رکھ گئی تھی۔ پانی کا جگ تھام کر گلاس نادر تھا، اس نے وہی دودھ کا گلاس تھام لیا تھا۔ 2 گولیاں نکال کر اس نے شیشی ادھر ادھر دیکھا کہ کہاں چھپائی۔ اس سے اندازہ تھا کہ آج رات کی حرکت کے بعد شارق زمان ایسی کوئی غلطی کمرے میں نہیں رہنے دے گا۔ وہ بستر کی کراؤن کے پیچھے چلی آئی۔ گدے اور لکڑی کے کراؤن کے نیچے اتنی جگہ تو تھی کہ یہ چھوٹی سی شیشی اندر چھپا سکتی تھی۔ شیشی چھپا کر وہ ہاتھ جھاڑتے تنزیہ مسکرائی تھی۔ بڑا شوق ہے مجھے اپنانے کا، اب پورے کرنا اپنے شوق۔ میں بھی کوئی عام لڑکی نہیں ہوں شارق زمان، وقتی طور پر کمزور ہوئی ہوں، مگر تمہیں دنیا والوں کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف نہ کروایا تو نویرا نام نہیں میرا۔
बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोकर वो बिस्तर पर आकर बैठ गई थी। सारे दिन की वाकयात किसी फिल्म की तरह ज़हन में गर्दिश करने लगे थे। वो सर झटक कर बिस्तर पर लेटकर सर तक कंबल तान गई थी। ये सब कुछ इसने प्री प्लान के तहत तो नहीं किया था। हाँ, अचानक ज़हन में ख्याल आया था कि एक दफ़ा जब शारिक का एक्सीडेंट हुआ था तभी वो इसके कमरे में आई थी। इसके अलमारी से कपड़े निकालते बहुत सी शीशियों के साथ इसे ये छोटी सी शीशी भी दिखाई दी थी। और अब वो अपने जहन में आने वाली फौरी ख्याल पर ना सिर्फ अमल दरामद कर चुकी थी बल्कि शारिक जमान को अच्छी तरह सबक सिखाने का इरादा भी बांध चुकी थी। दिल में उमंगों और जज्बों का एक जहान आबाद किया, अनोखे रुपेले ख्वाबों का गुलशन समेटे फातेह चाल चलते अपनी कामयाबी पर नाज़ा शारिक अहमद ने जब हुजला रूसी में कदम रखा तो पहली निगाह ही सेज की तरफ उठी थी। कंबल में लेटे वजूद को देखकर जहन एक लम्हे को मुतग़य्यर तो हुआ था, ताहम धचका नहीं लगा था। वो अब तक नवीरा के साथ जो कुछ कर चुका था ये रद्द अमल तो कुछ भी ना था। वो तो नवीरा की तरफ से शदीद रद्द अमल के इंतजार में था, मगर जिस तरह खामोशी से बगैर कोई रुकावट पैदा किए दोनों जानिब से रुखसती के मराहिल तय हुए थे, वो हैरान होने के बावजूद साथ साथ खुद फहमी से भी दो चार हो गया था। नवीरा कंबल ताने पड़ी हुई थी। इसने एक गहरी सांस ली। दरवाज़ा लॉक करके वो आगे बढ़ा तो सोफे पर पड़े अरूसी लिबास ने इसे दूसरा झटका दिया था। इसने एक तेज निगाह कंबल में लेटे वजूद पर डाली थी। जी चाहा एक लम्हे में झंझोड़ कर रखते, मगर अब तक वो नवीरा के साथ जो भी कर चुका था मजीद ज़बरदस्ती मुआकिफ ना थी। निगाहों में बार बार नवीरा का रूसी रूप आकर दिल में उधम मचा रहा था। कल से लेकर अब तक नवीरा इसके नाम हो चुकी थी। इसके बावजूद इसने सब्र किया था, मगर अब सब्र की सारी दीवारें कच्ची मिट्टी का ढेर साबित हो रही थी। कोट उतार कर स्टैंड पर लटकाते, टाई की नॉट ढीली करते वो बिस्तर की तरफ आया था। वो तो इस वक्त कमरे में आने की बेताब था जब रिफत बाजी नवीरा को कमरे में छोड़ कर गई थी, मगर बहुत से मेहमानों की मौजूदगी और दोस्त अहबाब की वजह से रुका हुआ था। ताखीर ज्यादा तो ना की थी, मगर नवीरा का रद्द अमल ऐन तवक्को के मुताबिक था। नवीरा इसके करीब बैठकर इसने कंबल इसके वजूद से खींच लिया था, मगर नवीरा टस से मस ना हुई। इतने कम वक्त में इतनी गहरी नींद। वो मुस्कुराई। सूती स्लीपिंग सूट में वो अपनी तमाम तर सादगी के साथ सामने थी। धुला हुआ मेकअप, मिटे मिटे नकूश, होंठों का कटीलापन, इसके इस रूप ने शारिक जमान को मदहोश कर दिया था। निहायत बेताबाना अंदाज में इसने इसका कंधा थाम कर अपने सामने किया था, बाजू के घेरे में लिए जोर से खुद में बींचा था। नवीरा, जज्बों से भरी आवाज़ थी। नवीरा होश में होती तो इसे खुद को कभी छूने भी ना देती। नवीरा मादाम उठिए, आपको इतनी गहरी नींद लेने को यहाँ इतने पापड़ बेल कर नहीं लाया मैं। उठो, बंदा तमाम तर अकीदत समेत आपके हुजूर नजराना अकीदत पेश करने को तैयार है। नवीरा इसे बाजू के घेरे में लिए दूसरे हाथ से रुखसार तपतपाते शारिक ने इसे झंझोड़ दिया था, मगर नवीरा पर कोई असर ना हुआ था। वो हकीकतन उलझा था। ढीले डाले अजाब समेत वो मुकम्मल इसकी गिरफ्त में थी, इसकी संगलाख बाजों के हिसाब में मुकीद। कहीं इसने खुद को कुछ कर तो नहीं लिया। एकदम नवीरा की धमकी अमेज बातें ज़हन के गुंबद में गूंजी तो वो परेशान हो गया था। नवीरा इसने बुरी तरह इसको झंझोड़ा था, मगर वो तो जैसे कभी होश में ना आने का इरादा किए हुए थी। इसने कुछ बेयकीनी से गिरफ्त छोड़ी। वो दोबारा बिस्तर पर लड़क गई थी। अब शारिक जमान के हाथों के हकीकतन तोते उड़े थे। चेहरे पर तफिक्र और तशक्कुर के साए लहराए थे। नवीरा इसने इसके रुखसार तपतपाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एकदम घबरा कर इसकी नब्ज चेक की, बिल्कुल नॉर्मल थी। दिल की धड़कन भी ठीक थी। सांसों की आमद रफ्त इतनी ही मामूल पर थी जिस कदर किसी भी नॉर्मल आदमी की हो सकती है। इसका मतलब था वो नींद में थी, मगर ये उठ क्यों नहीं रही? शारिक जमान की निगाहों में अब उलझन दर आई थी। एक पल को लगा जैसे ये कोई ड्रामा हो जो नवीरा का बहाना करके इसे बचने के लिए कर रही हो, मगर अगले ही पल शारिक जमान अपने ख्याल की नफी कर दी। इतनी कामयाब नींद की एक्टिंग तो नहीं हो सकती। फिर इतनी गहरी नींद की वजह क्या थी? एक गहरी नज़र से नवीरा को देखते हुए वो इसके सरहाने से उठ गया था। इस वक्त इसके जब्त पर एक गहरी चोट लगी थी। जी चाहा के फिलफोर झंझोड़ कर बिठा दे। अंदर दिल में जज्बात का फुबरा तूफान ऐसा ही तलातम मचाए हुए था। बेबसी की इंतहा थी। कुआं सामने था, पीने की हिम्मत तो ताकत भी थी, मगर जाम होंठों तक ले जा नहीं सकता था। किसी ऐसे फर्द की शिकस्त और कैफियत का अंदाज़ा सिर्फ वही शख्स लगा सकता है जो दिन रात अपनी ज़ात की हर आसाइश, हर आराम और सुकून बुलाए, नफ़ा और नुकसान की परवाह किए बगैर अपनी जान
चली जाने के खौफ से बेनियाज होकर आग के दरिया में कूद कर गोहरे नायाब हासिल कर पाया हो। और नवेरा किसी गोहरे नायाब से कम भी ना थी, बल्कि गोहरे नायाब से बढ़कर कीमती थी, जिसके हुसूल के लिए इसने सब कुछ त्याग दिया था। बरसों की मोहब्बत, उम्र की पूंजी, इज्जत और वकार रख रखाव की सूरत में माँ की नाफरमानी का मर्तकब हुआ था। बहन का दिल ही नहीं दुखाया था, बहुत से रिश्तों का वकार मसक कर दिया था, सिर्फ इस एक वजूद के लिए। और अब यही वजूद बेसुध पड़ा इसका मुंह चढ़ा रहा था, जैसे कह रहा हो, बड़ा शौक था मुझे अपनी दस्त रस्म करने का, लो अब मैं तुम्हारी तहवील में हूँ, अब अपनी ताकत का मुजाहिरा दिखाओ। वजूद तो खरीदे जा सकते हैं, रूहें नहीं। तो मेरी रूह को खरीद कर दिखाना। निहायत इश्तियाल से शारिक जमान ने ड्रेसिंग पर पड़ा हुआ ब्रश उठाकर दीवार पर मारा था। ड्रेसिंग पर बिखरे जेवर इश्क के मुजाहिरे पर कह के बखेर रहे थे। इंतहाई बेबसी से शारिक ने अपना सर अपने हाथों में थामा था। सारे घर में एक अजीब सी मातमी फिजा तारी थी। सईद अहमद अपने कमरे में बंद थे, अली अपने कमरे में था। सामान का आजकल कोई पता ही नहीं होता था कि वो कहाँ जाता है, कहाँ पाया जाता है। हाँ, ऑफिस के बाद वो कब घर आता था, बाज़ औक़ात तो फराह भी हिसाब भूल जाती थी। इंतज़ार करते करते न जाने कब सो जाती थी और कब सामान अहमद घर में दाखिल होता था। हाँ, इस घर में अगर आजकल मुतमईन और पुरसुकून थी तो वो ताहिरा बेगम थी। सबको बेसुकून करके वो सुकून से थी। फराह को तो ऐसा ही महसूस होता था। इसे हैरत ही होती थी, ये माँ की कौन सी किस्म थी? क्या इस माँ में ममता नाम की कोई चीज़ ना थी? क्या इस माँ को अपनी औलाद की जिंदगी में लगी आग का कोई अंदाजा नहीं हो रहा था? क्या इस माँ को औलाद की तकलीफ बेकुल नहीं कर रही थी? फराह हैरत से शशद्दत थी। इसने माँ का जो भी रूप देखा था, यहाँ इस रूप से कतई मुख्तलिफ, खुदगर्ज और नाकाबिले और काबिल नफरत थी। इसने किया। घर के हर फर्द ने इससे कलाम करना बंद कर दिया था। सईद अहमद ने ना जाने कब ऑफिस जाते थे और कब घर आते थे, किसी को पता ही ना चला था। अली कब कॉलेज निकलता और कब वापस आने के बाद दोबारा घर की मार देने वाली खामोशी और सन्नाटों से घबरा कर निकलता तो रात गए लौटता था। ना कोई पूछने वाला और ना कोई टोकने वाला। और फराह की समझ में नहीं आता वो कहाँ जाए, किस कोने में मुँह छुपाए। वो अपने घर को बिखरता देख रही थी। बारहा जी चाह के इस्लामाबाद भाई को फ़ोन करके बुला ले, शायद हालात में बेहतरी की कोई गुंजाइश निकल आए, मगर टाल जाती। लेकिन आज तो जो हुआ, इस सानिया ने घर के मकीनों को बर्फ के लिबादे में दफना दिया था, माँ सिवाय ताहिरा बेगम के। एतवार का दिन था, मामूल के मुताबिक सभी लोग घर पर ही होने चाहिए थे, मगर आज सामान भी सुबह 9 बजे गाड़ी की चाबी लेकर निकल गया था। अली भी जाने लगा तो सईद अहमद ने मना कर दिया। आज वो घर पर थे। घर पर जो सन्नाटो का राज था वो भी देख रहे थे। 10 बजे के करीब नफीसा पुप्पो चली आई थी। फराह तो पहले ही साथ के फ़ोन से परेशान थी, समझ नहीं आ रहे थे कि वो सामान से किस तरह बात करें। पुप्पो को देखकर डर गई थी। और फिर इसके बाद इन्होंने अपने साथ लाई मिठाई देते हुए जो इंकशाफ किया था वो सबको बुत बना गया था। मैंने साथ का रिश्ता जरी से तय कर दिया है। एक लम्हे को ताहिरा भी पत्थर बनी थी, फिर फौरन संभल भी गई थी, मगर किसी और में तो बाद में संभलने की हिम्मत ही ना थी। सईद अहमद कुछ नहीं बोले थे, सिर्फ खामोशी से उठते, ना कोई शिकवा ना शिकायत। इंतहाई बेचारगी से अपनी बहन और सामने रखे डब्बे को देखते मंजर से निकलते चले गए थे। सईद, रुको, बात सुनो। सईद, सईद, इन्होंने कई आवाज़ें दी थी, पीछे तक गई थी, मगर इन्होंने गोया खुद को पत्थर बना लिया था। हर तरफ से कान बंद किए वो घर से ही निकल गया था। अली कमरे में बंद हुआ तो वो पुप्पो के सीने से लगकर खूब रोई थी। ताहिरा बेगम तो सईद अहमद के घर से निकलने के बाद तंजिया हंसते अपने कमरे में गई तो तब तक बाहर ना निकली जब तक नफीसा पुप्पो सईद अहमद की वापसी से मायूस होकर चली न गई थी। इस वक्त रात के 12 बजे वो तनहा बैठी समान अहमद की मुंतजिर थी। समान सुबह का घर से निकला हुआ था, अभी तक वापस नहीं आया था। इसकी तरफ से खुफजदा खैरियत की दुआएं मांगती। वो ना जाने कब तक होलती रही थी। गाड़ी के हारन पर फौरन चौकी समान भाई आ गए। वो फौरन उठी थी, मगर फिर समान के सामने जाने का ख्याल इसे खौफजदा कर गया था। वो मुंह धोने कमरे में चली आई थी। अच्छी तरह मुंह धोकर बाहर आई तो समान अपने कमरे में जा चुका था। गेट चौकीदार ने खोला था शायद। वो लाउंज से होकर समान अहमद के कमरे की तरफ जाने को बढ़ी तो टेबल पर पड़े मिठाई के डब्बे को देख कर रह गई थी। इस डब्बे को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था, जूं का तू पड़ा हुआ था। इसने झुककर डब्बा थाम लिया था। होंठों पर बड़ी तल्खी से मुस्कुराहट दर आई थी। इसने समान अहमद के दरवाजे पर दस्तक दी थी। यस कम इन। फराह को हैरत हुई थी। इतने दिनों बाद समान की आवाज़ में कतरे बशाशत थी। वो अंदर दाखिल हुई तो समान तो लिए से मुंह साफ करता इसे सरसरी नजरों से देखते आईने के सामने जा खड़ा हुआ था। इसे यकीन था इस वक्त सिर्फ फराह ही जाग रही होगी। हाँ बोलो फराह, सोई नहीं तुम अभी तक? पिछले तमाम दिनों से हटकर लहजा भी नॉर्मल था। फराह ने
बगौर देखा था। वो इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। बुरश्ताम में बाल बना रहा था। मैं आपका इंतजार कर रही थी। कहाँ थे आप? सारा दिन घर से बाहर रहे। इसके लहजे में शिकवा था। समान मुस्कुराया था। हम देखने से अभी भी ग्रेज किया। जफर के साथ था। जफर का एक कज़न लाहौर से आया हुआ है, नवाज फारूक, बड़ा अच्छा लड़का है। पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी, यूं लगा जैसे बरसों का याराना है। बस सारा दिन इसी के साथ निकल गया, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। मुस्कुरा कर बताता समान अहमद अलमारी की तरफ बढ़ा, रात पहनने वाला लिबास निकाल कर पलटा और फरा को देखकर मुस्कुराया। खाना लगाऊं आपके लिए? दुपट्टे में छुपे डब्बे को मजबूती से पकड़कर इसने पूछा तो समान ने फौरन नफी मसारी ला दिया। नहीं डियर, जफर के हाँ ही मैं खाना खा कर आया हूँ। वो पलटकर बाथरूम में चले गए थे। समान के अंदर नॉर्मल अंदाज को देखकर वो मनो बोझ तले जा दबी थी। डब्बा टेबल पर रखकर वो बिस्तर के किनारे बैठकर समान की वापसी का इंतजार करने लगी थी। समान कपड़े चेंज करके बाथरूम से निकला तो इसे बैठे देखकर रुका। क्या बात है, कोई परेशानी है? फरा उंगलियां मरोड़ रही थी। आपको एक बात बतानी है। क्या? आज फूफो आई थी तो समान अहमद ने इसे पूछा। फरा का जी चाह फूट फूट कर रोते। कुछ नहीं, बस आपको ये मिठाई खिलाना चाह रही थी। फौरन बताने की हिम्मत ना हुई तो इसने आगे बढ़कर कहा, यह डब्बा किस सिलसिले में? खुशखबरी कह लीजिए, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आंखों में नमी लिए, लबों पर मुस्कुराहट सजाए इसने गोया अपना ही मजाक उड़ाया था। समान को फरा का रवैया कुछ समझ नहीं आया था। छोड़ो, हमारे घर में किसी खुशी का क्या काम, साफ बात कहो, मैं पहले ही बहुत थका हुआ हूँ। फरा ने खामोशी से डब्बा खोलकर समान के सामने किया। आप मिठाई तो चखें, फिर वजह खुशखबरी भी सुन लीजिएगा। समान ने बहुत फरा को देखा। वो इस वक्त नाकाबिले फहम थी। मजीद कुछ पूछने का इरादा तक करके समान ने डब्बे में गुलाब जामुन का टुकड़ा पकड़ लिया था। इस वक्त वो बहुत थकन महसूस कर रहा था, बस फौरन सोने का इरादा रखता है, शायद इसीलिए मजीद कुछ पूछने की हिम्मत भी ना हुई थी। खामोशी से टुकड़ा मुंह में रखा। अब बता भी दो, क्या पहेलियां बजवा रही हो? फरा को बिल्कुल गुमसुम देखकर समान ने आधा टुकड़ा उंगली निकलते हुए कहा था। आपको कुछ भी अंदाजा नहीं कि यह मिठाई किस सिलसिले में है? नहीं, अभी पुप्पो की आमद का भी बता चुकी थी फरा। समान ने तादीबी नजरों से इसको देखा था, गोया फटफड़ी। आज 10 बजे के करीब फुप्पो आई थी यह मिठाई का डब्बा लेकर, यह बताने के इन्होंने अपने बेटे साद जमाल की मंगनी जरी से कर दी है। शादी तब होगी जब साद पाकिस्तान आएगा। वो डब्बा टेबल पर पटक कर हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोती थी। क्या कह रही हो तुम? हाथ में पकड़ा आधा टुकड़ा हाथ से छूट गया था। खाया हुआ टुकड़ा कहीं हलक में ही अटक गया था। आंखें फैलाए हैरानी से रोती रोती फरा को देखा था। ये क्या कह रही हो तुम? ये भला कैसे हो सकता है? मजाक है ये। वो हम उनको की तरह नफी में सर हिला रहा था। क्यों नहीं हो सकता? जब एक माँ अपनी नासूदा ख्वाहिशात की तकमील के लिए दूसरों से महज इंतकाम लेने की खातिर अपनी सगी औलाद पर इल्ज़ाम तराशी कर सकती है तो इस दुनिया में सभी कुछ मुमकिन है। आपको तो साद ने बताया होगा कि किस तरह पुप्पो ने अम्मी के रवैये के रद्द-ए-अमल के तौर पर यह कदम उठाया है। वो तो जब्त हार बैठी थी। समान के हाथ अब पहलू में गिर गए थे। ओह, तो ये बात है। अब्बू तो सुनते ही घर से निकल गए थे। और अली? वो कमरे में बंद हो गया है। रात को वापस आए थे अब्बू और अब कमरा बंद किए पड़े हैं। और अम्मी पता है इन्होंने क्या किया? वो फिर रुकी थी। आंसू मुसलसल बह रहे थे। इन्होंने पुप्पो के जाते ही कैसरा खाला को कॉल की थी। मैंने अपने कानों से सुना। वो इनसे कह रही थी कि इनकी तैयार करदा प्लान पर अमल करते हुए हादिया आपा की तरह जरिश का पत्ता भी हमेशा के लिए साफ हो गया है। वो अपनी घटिया चाल पर खुश हो रही हैं। इन्हें अपनी जीत पर नाज था कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी और मेरा यानी फरा का रास्ता भी हमवार हो गया। भाई, मैं तो समझती थी कि अम्मी साद भाई की कॉल से बेखबर हैं, मगर इन्हें पता था वो बाखबर थी। वो सिर्फ नज़रअंदाज कर रही थी, सिर्फ साद जमाल के मामले को हवा देने के लिए। समान को लगा जैसे वो वजूद में खड़े रहने की सकत ही खत्म हो गई थी। वो बिस्तर के किनारे टिक गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा भाई, ये हमारी माँ है? माएँ ऐसी होती हैं? वो पता नहीं मुझे चेक कर रही थी एहसास जमाल को, मगर इतना हुआ है कि इनकी कैसरा खाला के सामने किए गए इंकशाफ से मेरे इनकी ज़ात पर औलाद के किए जाने वाला इन्हिसार हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। समान बेतासुर चेहरे समेत खामोशी से देखे गया। दिल और दिमाग में चक्कर चल रहे थे, मगर चेहरा इसी तरह बेतासुर था। समान को समझ नहीं आ रहा था कि फरा के दुख पर शिद्दत हो या अपनी कम नसीबी का मातम मनाए। चुप करो फरा, शायद ये सब ऐसे ही होना था, बस चुप कर जाओ। इसके सर पर हाथ रखकर समान अहमद ने लब कुशाई की थी। फरा ने तड़प कर इसकी ठहरी हुई आवाज़ को देखा था। वो मर्द थे, हौसला कर सकते थे, लेकिन वो तो लड़की जात थी। पता नहीं अंदर एतमाद टूटा था या दिल की नगरी लूटी थी। नुकसान दोनों ही तरफ शदीद तरीन था। समान ने निहायत बेचारगी से अपनी छोटी बहन को देखा था। अपना दुख बहुत कम लगने लगा था। साद जमाल के इंकशाफ के बाद तो समान खुद भी खफा हुआ था। इसे बुरा भला भी कहा था, लेकिन वो इसका कज़न था, सगा फूफी ज़ादा हैसियत और रिश्ता मुस्लिम था। नाराज़गी
से हट कर सोचा जाता फरा के लिए साजमाल नहायत मौजूद और परफेक्ट लगा था। वक्ती उबाल के बाद इसकी सोच बहुत मुस्बित रुख की जानिब रहनुमाई कर गई थी और इसी ख्याल के तहत इन्होंने दोनों की बात करवाई थी। वो तो कुछ मानने पर भी आमादा नहीं थी और चुपचाप रह गए थे। वक्त के साथ रिश्ते और जज्बात अपना आप मनवा लेते हैं, मगर क्या हुआ था, दोनों ही मुब्तलाए दर्द रह गए थे। समान को इस मोहब्बत का अंजाम इसी दिए की लो की मानिंद लग रहा था, जिसे दीवार की मंडेर पर बातें सरसर के हवाले कर दिया जाता हो और हुआ का कुछ भी झोंका इसे दहकते अंगारों का गला घोट जाए, जिसे कोई भी दिए की लो बुझा देने वाला हो या वाकई बुझ गया हो। भाई, अम्मी का दिल क्या वाकई नहीं तड़पा होगा? दूसरों को नफरत की आग में झुलसाते वो अपनी औलाद को ही नजर आतिश कर बैठी। भाई, क्या माएँ ऐसी होती हैं? वो तो औलाद की नज़र तक पढ़ लेने वाली होती हैं। इनके दिल के तमाम राज माँ पर अश्कार हो जाते हैं। वो तो हर लम्हा औलाद की तरह रुख किए होते हैं, कहीं इनकी औलाद को ज़रा सी ठेस ना पहुँचे, कहीं तेज़ धूप की तमाज़त इनका तन बदन झुलसा न दे। हमारी माँ का ये कौन सा रूप है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। अपनी सारी औलाद को इन्होंने अपने हाथों से तेज़ झुलसती धूप में धकेल दिया था। समान भाई के बाद आप, जरिश और फिर मैं। क्यों किया इन्होंने ऐसा? क्यों? समान इसकी गिरियावजारी पर तड़प उठा था। बहुत समेट कर इसे सार लगाया था। वो इन्हें अजीज तर थी। इन्होंने हमेशा इसके साथ दोस्ताना रवैया रखा था, हमेशा अपने बड़े भाई होने का मान दिया था। आज अगर वो चोट लगने पर बुलबुला रही थी तो भी इन्हें इसकी अजियत काटे जा रही थी। समान ने इसे टोका नहीं था। वो रोए चले जा रही थी और जब इसका जी हल्का हुआ था वो खुद ही आंसू साफ करके इनसे अलहदा हुई। अच्छा, जो होना था वो हो चुका, टेंशन लेने या अब रोने की कतई ज़रूरत नहीं है। अपने कमरे में जाओ, सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। ऐसे बहुत मुतमईन अंदाज में तसल्ली दी तो वो बेयकीनी से इन्हें देखने लगी। क्या वाकई वो इतने ही नॉर्मल थे या नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे थे? भाई, माएँ कैसी होती हैं इस पर बाद में रिसर्च कर लेंगे। हमारी माँ का एक दिन का साथ ना था कि हम इनकी फितरत को ना समझ सकते। गलती हमारी है, हम इनके बारे में गलत अंदाज़ा लगाकर इनकी मोहब्बत को आजमा रहे थे। वो हमारी माँ है, ये अटल हकीकत है, मगर इसके दिल में हमारे लिए कोई जज्बा नहीं है। इससे ज़्यादा अटल हकीकत है, वो सिर्फ नफरत करना जानती हैं। ये मत भूलो और अब रिलैक्स होकर रहो। अब तो हमें अपनी माँ को इसी अंदाज में कबूल करना होगा, फिर रोने का फ़ायदा क्या? फरा ने सख्ती से लब बेंच लिए थे, आंखें भीग गई थी। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। वह खामोशी से उठकर रही हुई थी। ये ले जाओ। समान ने डब्बे की तरफ इशारा किया था। वो मरे कदमों से डब्बा उठाए बाहर निकल गई। इसके चले जाने के बाद समान अपने बिस्तर पर गिर गया था। साद की कॉल पर फूफो के रद्द-ए-अमल के बारे में समान को खबर तो मिली थी, मगर इल्म ना था कि यह इंतहाई फैसला इस कदर उजलत में होगा। फरा के सामने जब्त की हद तक गुजर गए थे, मगर अब जी चाह रहा था कि हर हद से गुजर जाए। मगर इनकी तबीयत को ये हल्कापन गवारा नहीं था। इसके अंदर कयामत की सी तबाही थी। जरिश इसके अवलीन जज्बों का तर्जुमान रही थी। इन्होंने इसके एक ख्वाब के हवाले से कई ख्वाब खुली आंखों से देख डाले थे, मगर अब जिस तरह हालात वाक़यात ने तब्दीली की रिदा ओढ़ी थी, वो अपनी नज़रों से ही गिर गए थे। जरी से सामना करने की हिम्मत नापैद हो चुकी थी। बहुत दावों से इन्होंने इसे कायल करना चाहा था कि वो मुसलसल इनकारी थी। अच्छा ही हुआ था जो इसने इनके सामने इकरार नहीं किया था। जिस अजियत में वो मुसलसल घिरे हुए थे, कम से कम वो इस दुख से आज़ाद थी। आज वो फैसलों पर थी भी तो एहसास जुर्म की हद तक कम भी था। काली स्याट रटती रात पे ख्वाबी में कटती रही। अंदर की घुटन हद से बड़ी तो वो कमरे से बाहर निकल आए। लाउंज में आकर इन्होंने लाइट ऑन किए बगैर टीवी ऑन कर लिया। अंदर की अबस की नकासी के लिए इससे बेहतर कोई तरीका नजर ना आया था। मुकद्दर को दोष देकर इंसान किस कदर आसानी से अपने हर अमल का इल्ज़ाम मुकद्दर को ठहराए बड़ी जमा हो जाता है। क्या वाकई मुकद्दर को इल्ज़ाम देकर बहलना इतना आसान है? मुसलसल बज़ाहिर टीवी पर नजर जमाए मुंतशिर ख्यालात के हुजूम बेकरार में गर्क था। सोच की परवाज़ें न जाने कहाँ कहाँ सरगर्दा थी। दुख, अजियत, तकलीफ, गम, बेबसी, बेचारगी पे दर पे कई कैफियत ने दिलो दिमाग को हिसार में लिया था। समान अहमद ने खुद को इंतहाई बेबस महसूस किया था। इस लम्हे बेदार होने के बाद वो गुमसुम बैठी हुई थी। इस वक्त कमरे में बिल्कुल तन्हाई थी। वॉल क्लॉक की तरफ देखा। दिन के 12:30 बज रहे थे। गोलियों का असर था कि वो इतनी देर सोई थी। इसे नदामत सी हुई थी। कल मगरिब के साथ साथ इशा और फजर की नमाज भी गई थी। रात न जाने
शारिक जमान का क्या रद्द अमल रहा होगा इसे इतनी गहरी नींद में देखकर। यकीनन इसे गुस्सा तो बहुत आया होगा। नवेरा ने इसके जज्बात तो ख्वाबों का राख कर दिया था। इस सोच पर वो तलखी से हंस दी थी। दुपट्टा संभालती वो बाथरूम में घुस गई। इतनी रातों के बाद इसने इतनी भरपूर नींद ली। नींद बेशक गोलियों के जरिए असर थी, मगर वो इस वक्त ज़हनी तौर पर मुतमईन थी, यूं जैसे पिछले दिनों की परेशानियों का हल निकल आया हो। अपने इस अमल पर ना कोई नदामत थी और ना ही कोई दुख। ऐसे करप्ट लोगों के साथ यूं ही करप्शन चलती है। वो आसूदा थी। वो शारिक जमान को इतनी ही तकलीफ से दो चार करना चाहती थी जितनी इसने और इसकी फैमिली ने बर्दाश्त की थी, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक गुजरना पड़ता, चाहे अब नुकसान अपना ही हिस्से में क्यों ना आता। बात लेकर वो बाहर निकली तो पहली नज़र सोफे पर पड़े रिलैक्स मूड में बैठे वजूद पर पड़ी थी। इसके अंदर नागवारी की शदीद लहर उठी तो खुद बहुत चेहरे के अजलात तनाव का शिकार हो गए। शारिक जमान ने भी बगौर देखा था। दुल्हा तलाया सरापा रात की तलखी बहाने में मुआवन साबित हुआ था। नवेरा शारिक की मौजूदगी को कतई नज़रअंदाज करते आगे बढ़ी। शारिक को गोया एक धचका सा लगा था। अब सारी उम्र इस शख्स की मौयत में गुजारना थी, चाहे रोते हुए या खुशी से, मगर अपने साथ की जाने वाली जाति वो कभी माफ़ करने वाली नहीं थी। जिंदगी की आखिरी सांस तक वो इस शख्स की ज़िंदगी को अजीरन कर देने का तहिया कर चुकी थी। वो इसे इसकी तलखी का एहसास दिलाना चाहती थी। आईने के सामने जाकर इसने बालों से लिपटा तौलिया हटा कर तौलिए से बाल को खुश करके तौलिया दोबारा कमर के गिर्द लपेट कर लंबे बालों को आबशार के झटके से पीछे डाला था। ठंडे पानी के कई कतरे नज़दीकी सोफे पर विराजमान वजूद के अंदर हलचल मचा गए थे। इसे अपने अंदर भड़कती आग ठंडी पड़ती महसूस हुई थी। शारिक जमान को नवेरा के इस कदर नॉर्मल और मुकम्मल पुरएतमाद अंदाज मुतमईन रवैये ने झटके से दो चार कर दिया था। इसने यकसर तौर पर इसकी मौजूदगी को नज़रअंदाज करके साबित कर दिया था कि इसका होना या ना होना इसके लिए एक बराबर है। रात की तुम्हारी इस हरकत का क्या मतलब समझो? गुफ्तगू का आगाज़ तो बहरहाल करना ही था। आर्य पार वो उठकर इसके अकब में चला आया था। बालों को ब्रश से सुलझाते नवेरा के हाथ रुके थे, फिर रवानी से चलने लगे। होंठों पर सख्ती से कफल जमाए हुए थे। वो इस शख्स से बात भी करने की रवादात ना थी। तुम्हारा ये रद्द-ए-अमल अब हमाकत के सिवा कुछ नहीं था। मैं तुम्हें सैकड़ों लोगों के मौजूदगी में लाया हूँ। अगर ज़बरदस्ती पिलाता तो भी तुम्हें इस हरकत की इजाज़त कभी ना देता। मैंने ये बंधन सारी रात जागने के लिए नहीं बांधा था। नवेरा के इस अंदाज ने इसके अंदर की आतिश को गोया हवा दी थी। सारी नरमी तलखी में बदल गई थी। नवेरा को इसका रवैया बहुत बुरा लग रहा था। बजाय जवाबी कार्रवाई करने के इसने इसके सामने से हटने की नीयत से कदम बढ़ाया ही था कि निहायत बरहमी से शारिक ने इसका गिजार मोमी बाजू गिरफ्त में ले लिया था। तुम मुझे इस तरह नज़रअंदाज नहीं कर सकती, समझी तुम? गुस्से से बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था। नवेरा जो तवक्का नहीं कर रही थी बेतवाजन होकर इसकी गिरफ्त में पिचक गई थी। क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे, जरखरीद गुल्लोंडी नहीं हूँ तुम्हारी। मेरे साथ हद में रहकर बात करना शारिक जमान, वरना मैं हर हद क्रॉस कर जाऊंगी। मैं हर नफा और नुकसान से बेनियाज होकर इस मैदान में उतरी हूँ, मुझे मत छेड़ो। शारिक की इस जिसारत पर वो दहक उठी थी। शारिक ने मुस्कुराकर इसका मोमी वजूद बाहों में लेकर इसकी गिरफ्त सख्त कर की तो वो मचल उठी। शारिक जमान, छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे। अपने नापाक हाथ अपने हाथ तक महदूद रखो, छोड़ो। वो बिलबिला रही थी, शदीद मज़ाहमत कर रही। नहीं छोड़ता। बोलो क्या करोगी? नवेरा के तेवरों ने शारिक जमान के अंदर शौकी सी भर दी थी। इतना हसीन वजूद सामने हो, मुकम्मल इख्तियार हो तो कौन काफिर है जो निकाह बचाए? शारिक जमान तो इन लम्हों में मुकम्मल तौर पर बेखुद हुआ था। हक के मलकियत के एहसास ने एक शौक जिसारत पर आमादा कर दिया था। नवेरा तो कोयलों पर जा बैठी थी। वो तो सिरे से हक मानने को ही आमादा नहीं थी। इन जिसारतों की ताब कहाँ से लाती? शारिक जमान, मैं कहती हूँ हद में रहो अपनी। वो सांप की तरह पिंगा रही थी। शारिक जमान कतई मुतासिर ना हुआ था। हद में ही तो हूँ मेरी जान, इतनी खूबसूरत कयामत सामने हो तो कौन काफिर है जो सब्र करे? नवेरा की तो जान पर बनाई थी। इसने बगैर सोचे समझे शारिक जमान के बाजू में अपने दांत गाड़ दिए थे। इस वक्त इसके सर में जुनून सवार था, चाहे कुछ भी हो जाए। उफ! शारिक जमान ने झटके से गिरफ्त ढीली की थी। वो सरस से निकली थी। शारिक ने इंतहाई गैस भरी नजरों से देखा, जिसकी आंखों में कोई भी लिहाज और मुरवत ना था, बल्कि मरने या मार देने वाली कैफियत थी। पूरी जंगली बिल्ली हो तुम। मुझे नहीं पता था तुम्हारे अंदर ऐसी खसूसियात भी पाई जाती हैं। शोहर हूँ तुम्हारा, चोरी के माल पर हाथ साफ नहीं कर रहा। दूसरे हाथ से दाएं बाजू की आस्तीन ऊंची करके अपने बाजू का जायजा लेते हुए घूरा। मैंने तुम्हें मना किया था। चोरी का माल समझकर ही तुमने पहली दफा मुझ पर हाथ डाला था, और चोरी का माल समझकर ही तुमने मुझे इस मकाम तक आने पर मजबूर किया है। मैंने तुम्हें तंबीह की थी, शारिक जमान, मुझसे दूर रहो।
ورنہ میں کچھ بھی کر جاؤں گی، تمہاری اوقات میں اچھی طرح جانتی ہوں، میرا منہ نہ ہی کھلواؤ تو بہتر ہے۔ اس کی پنگار پر ازدہوں کی سی لپک تھی۔ شارق زمان نے انتہائی تعجب سے اسے دیکھا تھا۔ ایسی مزاحمت تو وہاں ہونی چاہیے تھی جہاں سرے سے کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ جس نویرا کو وہ ایک عرصے سے جانتا تھا، اس سے قطعی مختلف روپ میں نظر آئی تھی وہ۔ میں کوئی گری پڑی لڑکی نہیں ہوں، خاندانی لڑکی ہوں۔ میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہی نہیں جانتی بلکہ اپنے اوپر اٹھنے والے ہاتھ توڑ بھی سکتی ہوں۔ بے شک آزما کر دیکھ لینا۔ دوپٹے کو کندھوں پر درست کرتے ہوئے بے لحاظی سے گویا ہوئی تھی نویرا کے لب و لہجے سے شارق کے اندر دوڑتے خون کو نقطۂ ابال پر پہنچا دیا تھا۔ تمہیں میں نے سر دھڑ کی بازی لگا کر اس لیے حاصل نہیں کیا کہ ایک طرف ناکام عاشقوں کی طرح بیٹھا آہیں بھرتا رہوں، نکاح کروا کر لایا ہوں۔ مجھے چیلنج نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ تمہیں صرف نکاح میں نہیں لایا بلکہ اپنے گھر میں بھی آباد کرنا چاہتا ہوں۔ احمق کم عقل لڑکی، شادی صرف میری نہیں تمہاری بھی مجبوری تھی، ورنہ تم میرے جذبات سے بے خبر نہ تھی۔ نویرا کے چیلنجنگ انداز نے اسے بھی غصے سے دوچار کر دیا تھا۔ بازو پر امڑ آنے والے خون کی بوندیں انگلی سے صاف کرتے ہوئے اس نے اس کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ تمہارے انکار کی تو ایسی کی تیسی، تم خاندانی ہو تو میں بھی کوئی راہ چلتا نہیں ہوں۔ تمہیں اس طرح سے حاصل کرنا میری مجبوری ٹھہری تھی۔ اگر میں سب نہ کرتا تو تمہاری فیملی قطعی نہ مانتی، اور جس حالات میں میرے حق میں ہو گئے تھے میں تمہاری فیملی کے ساتھ تعاون کیا تھا، وہی راستہ استعمال کیا تھا جو عزت داروں کا ہوتا ہے۔ غصے سے نویرا کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس سے پہلے کہ نویرا کچھ کرتی، بچاؤ کو ہاتھ پیر مارتی، دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اب کون آ گیا؟ انتہائی تیز سے دروازے کو گھورتے اس نے نویرا کی کلائی چھوڑی تھی۔ نویرا نے اس بروقت مداخلت پر تشکر کا سانس لیا تھا، ورنہ رہائی کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ اتنا تو طے تھا۔ شارق زمان اسے غصے سے دیکھتے پیچھے ہٹا تھا۔ بہت کم عقل ہو تم، ایسے ہٹکنڈوں سے تم مجھ سے دور رہ لوگی، بھول ہے تمہاری۔ سارا عالم جانتا ہے تم میری بیوی ہو۔ ڈنکے کی چوٹ پر تمہیں اپنے ساتھ رخصت کروا کر لایا ہوں۔ ہاں، میرے بھائیوں کے سر جھکا کر اور میری ماں کو سلگتے کوئلوں پر گھسیٹ کر، صرف اپنے جذبات کی تکمیل کی خاطر، اپنی ضد پوری کرنے کو۔ وہ اس سے زیادہ تلخی سے بولی تھی۔ دروازے پر ہونے والی دستک زور پکڑ گئی تھی۔ شارق نے اسے گھور کر دروازے کی سمت قدم بڑھائے تھے۔ نویرا نے غصے سے سر جھٹکتے ہاتھ سے چھوٹ جانے والے برش دوبارہ اٹھا کر الجھے بالوں میں پھیرنا شروع کر دیا۔ دروازہ کھولنے پر رفت باجی اندر داخل ہوئی۔ اٹھ گئی نویرا، انہوں نے دریافت کیا تو شارق زمان نے ان کو راستہ چھوڑ کر اندر جانے کی اجازت دی تھی۔ نویرا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کی نرمی دو چند ہوئی تھی۔ نویرا ان کے گھر کی بہو بن کر آ گئی تھی۔ ان کا بھی خواب تھا جو اب شرمندہ تعبیر بن چکا تھا، مگر ساتھ ہی دل میں ایک پھانس بھی جگا گیا تھا۔ شکر ہے تمہاری صورت تو دیکھنے کو ملی، قسم سے صبح سے کئی 20 چکر لگا چکی ہوں۔ انہوں نے پیار سے کہتے ہوئے اسے بازوؤں میں لے کر ساتھ لگا کر اس کا چہرہ تھام کر چوم لیا تھا۔ اللہ تمہیں سدا آباد رکھے، خوش رکھے، سدا سہاگن رکھے۔ نویرا ان دعاؤں پر کنفیوز ہو گئی تھی۔ زندگی کا پہلا تجربہ تھا اور خاصا غیر یقینی بھی تھا، ناقابل قبول و برداشت بھی۔ شارق زمان سامنے ہی تھا، چہرہ ایک دم رنگ بدل گیا تھا۔ وہ تلخی سے ہنس کر رخ موڑ گیا تھا۔ بڑی دیر سوئی تم؟ اس سوال پر وہ پہلے سے زیادہ سر پٹائی ایک دم نگاہ شارق زمان کی نگاہ سے الجھی تو وہ فوراً سر جھکا گئی۔ شارق زمان بڑے ریلیکس موڈ میں بیڈ کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا۔ بس یوں ہی انہوں نے مسکرا کر نکھرا وجود دیکھا تھا۔ کاٹن کے سادہ سوٹ میں نئی دلہن کے وجود کی خوشبو برقرار تھی۔ انہوں نے کونیوں تک لگی مہندی کے گہرے رنگ کو دیکھا تھا۔ کتنا گہرا رنگ تھا اس کی مہندی کا۔ سارے وجود میں صرف ایک یہی تبدیلی سے نئی دلہن بتا رہی تھی، ورنہ تو وہ اس وقت بالکل سادہ روپ میں تھی۔ تم نے تو سب کچھ ہی اتار دیا، نہ ہاتھوں میں کوئی رنگ، نہ کانوں میں بندے، اور گلے میں تو کچھ بھی نہیں۔ کم از کم کانچ کی چوڑیاں تو رہنے دیتی۔ بے شک ہم شادی عجلت میں کر رہے ہیں، مگر انشاءاللہ ولیمہ آج ہی ہوگا۔ خاندان کی بات ہے، اتنے مہمان باہر بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، کچھ تو ہار سنگار کرو۔ نویرا نے برہمی سے رفت آپا کو دیکھا تھا۔ وہ جن حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچی تھی وہ بے خبر تو نہیں تھی۔ رفت اس کی نگاہوں کی برہمی برتنے کے باوجود نظر انداز کر گئی تھی۔ اب وہ صرف نویرا نہیں تھی، اس گھر کی نئی نویلی بہو تھی، اور اس خاندان کی بہوؤں کو کیسے رکھا جاتا تھا یہ وہ لاعلم نہیں تھی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے برش لے کر اس کے بال سلجھائے تھے، پھر الماری سے ایک جوڑا نکال کر اسے تھمائے۔ شارٹ ٹائم میں صرف 1-2 جوڑے ہی خرید پائی ہوں، وہ بھی کل ارم کے ساتھ جا کر لیے تھے۔ فی الحال تو تم گزارا کرو، انشاءاللہ 1-2 دن میں سب بندوبست ہو جائے گا۔ پرپل لباس اس کے ہاتھوں میں تھما کر انہوں نے وضاحت دی تھی، پلیز آپ رہنے دیں، میں ٹھیک ہوں اسی حلیے میں، اور پھر مردوں کو کفن تو پہنائے جاتے ہیں، ایسے لباس نہیں۔ اس کے اندر کی برہمی مکمل طور پر ابھر آئی تھی۔
वो क्यों किसी की खातिर अपनी जान हल्कान करती, खुद गर्सी से सोच रही थी। अपनी सोच के हवाले से तल्खी से जवाब दिया था, हैं दिमाग तो ठीक है। चलो अगर ये जोड़ा नहीं पसंद तो नबीला ने जो सूटकेस रात को साथ दिया था इसमें से देख लो। देखो चंदा, अब जो हो चुका है इसे भूल जाओ, इसी में हम सब की बका है। घर में दोनों एतराफ के मेहमान जमा हैं। सुबह से नबीला के कई फोन आ चुके हैं, वो तो नाश्ता लेकर आना चाहते थे, तुम्हारी वजह से मैंने मना कर दिया। इस उलझन में देखकर सब क्या सोचेंगे। तुम शारिक से नाराज हो तो जरूर रहो, तुम्हारा हक है, मैं मना नहीं करूंगी, मगर प्लीज जल्दी से कपड़े चेंज कर आओ। अम्मा भी कई बार पूछ चुकी हैं, और अगर चल सकती तो अब तक खुद आ चुकी होती। रिफत बाजी के लबो लहजे ने मुतासर किया था, या फिर खाला अम्मा का जिक्र सुनकर वो मोम हुई थी। खामोशी से लिबास लेकर वो ड्रेसिंग रूम में चली गई थी। लिबास बदलकर लौटी तो रिफत मुंतजिर थी। कमरे में रिफत के अलावा फारूक चचा की बेटी, बड़ी बेटी आपी और शमाइला भी थी। इनको देखकर नवेरा लब भींच गई। ये रिश्ता इसे अब सारी उम्र निभाना था। हालात ऐसे ही रहे थे कि इन्होंने नवेरा से रवायती छेड़छाड़ नहीं की थी। हाँ, आपस की में बातें करती रही, हम मुस्कुरा रही थी। शमाइला ने इसे तैयार कर दिया था। रिफत बाजी ने कल नबीला भाभी के साथ भेजे सूट केस से इसकी ज्वेलरी निकाल ली थी। कुछ जेवरात इन्होंने घर से दरामद किए थे। शारिक जमान की दुल्हन के लिए अम्मा ने वक्तन फवक्तन बनवा कर रखे हुए थे। वलीमा आज रात ही होगा, दोनों तरफ के मेहमान एक ही हैं। अब दोबारा से शोर शराबे का क्या फ़ायदा। बेहतर है आज का काम आज ही निबट जाए। फिर मैं भी अपने घर जाने वाली हूँ, वहाँ मियाँ बच्चों को छोड़ कर आई हूँ। न जाने घर बार का क्या हाल होगा। अम्मा की तरफ से तो फिक्र खत्म हो गई। जेवरात पहनाते रिफत बाजी से बोलने पर आमादा करने को तैयार कर रही थी, मगर नवेरा के होंठों के कफल ना टूटे थे।